हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट का चैप्टर नंबर आएंगे। मतलब केवल 8 नहीं पढ़ेंगे, 8 से पढ़ेंगे, 8, 9, 10 जो भी जितना भी कवर हो पाएगा। तो चैप्टर नंबर 8 यहाँ से माउंटेड पुलिस के बारे में प्रावधान करता है और ये पैरा 79 से लेकर 88 तक है। एक्चुअली जो माउंटेड पुलिस से क्वेश्चन जो बनता है, देखो मेंस में जो क्वेश्चन अभी तक इससे रिलेटेड बना नहीं है, चाहे वो माउंटेड पुलिस हो चाहे वो आर्म रिजर्व पुलिस हो, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी ऐसा बना नहीं है। ना ही विलेज पुलिस से यानी चैप्टर 9 से भी ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक मेंस में आया नहीं है। हाँ, लेकिन प्री से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बनते हैं और मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है एक साथ ही कि माउंटेड पुलिस के संबंध में पुलिस रेगुलेशन में क्या प्रावधान किए गए हैं या ग्रामीण पुलिस के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, मेंस के संबंध में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अब तक बना नहीं है और प्री से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं 8, 9 और 10 से, 10 से तो ज्यादा ही, बल्कि चैप्टर नंबर 10। तो अब बात करते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक्चुअली जो माउंटेड पुलिस जो होती है ये घुड़सवार पुलिस है। आपने पहले ये एक्चुअली जो पुलिस एक्ट है वो 1861 का है, तो यहाँ पे जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश टाइम का ये कानून के बना हुआ है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा घोड़े पे सवार होकर ब्रिटिश सैनिक जो है वो आते थे। तो इस तरह के ही प्रोविजन यहाँ पे कर दिए गए हैं। अब तो प्रेजेंट में तो घुड़सवार पुलिस का इतना काम होता नहीं है, पुलिस हेडक्वार्टर पर जो है इसकी नियुक्ति होती है वहां पे, और वहीं से ये जो है अलग अलग जो भी इन्हें कार्य सौंप दिए जाते हैं उन्हीं कार्यों को ये करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनकी ड्यूटी वगैरह जो है पैरा 79 में, है ना। तो यही इनके काम यहाँ पर रह गए हैं इस तरह के। बाकी तो जैसे रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, या किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल के संबंध में जब वहां पे उन्हें जरूरत होती है तो वहां पर इनको माउंटेड पुलिस को जो है लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं घुड़सवार पुलिस के ड्यूटीज क्या हैं माउंटेड पुलिस की। तो सड़कों पर जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग करना, गश्त करना, कैदी जो हैं और जो कोष होता है इनका, जो फंड जो होता है उसकी रक्षा करना, है ना, अत्यधिक आवश्यकता की सूचनाएं ले जाना, अपराधियों का पीछा करना। अपराधियों का पीछा करना मतलब ये इस टाइम पे ऐसी जरूरत है कि जैसे जहाँ पे गाड़ी जो पुलिस की वो नहीं जा सकती है ना, या इस तरह से पुलिस नहीं जा सकती, वहां पे घोड़े जा सकते हैं, तो इस तरह से वो घुड़सवार पुलिस उनका पीछा कर सकती है। और जो भी डकैती, मतलब जो प्लानिंग के साथ में डकैती होती है या अन्य जो भी डिस्टरबेंस बोल सकते हो या उपद्रव यानी जो रियोटिंग बोल सकते हो, जो दंगे वगैरह होते हैं उनको सप्रेस करना यानी उनका दमन करना, उन्हें खत्म करना। फेस्टिवल्स में इनका जो है मार्ग रक्षा करना, जो है आपने देखा होगा सड़क के दोनों किनारे मतलब घोड़े लेके ऐसे चलते हैं और बीच में जो है फेस्टिवल्स वाली जो जुलूस वगैरह इस तरह से जो निकलते हैं फेस्टिवल में, उनको ये देखते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल की ड्यूटीज इनको दे दी जाती है। तो इस तरह से जो माउंटेड पुलिस की ड्यूटी है वो इसमें दी हुई है। अब यहाँ पे जो माउंटेड पुलिस से रिलेटेड है, जो रेवेन्यू बोर्ड जो होता है, राजस्व परिषद के सदस्यों में से प्रत्येक को जब वे मैदानी क्षेत्र में यात्रा कर रहे हो, है ना, राजस्व परिषद के सदस्यों में से प्रत्येक को, और दूसरा है जब कमिश्नर को, जब वे अपने सर्किल में वहां पर विजिट पर निकले हो, भ्रमण पर निकले हो, तो कितने 2 माउंटेड पुलिस जो हैं अर्दली उनकी आज्ञा दी गई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से प्री का यहाँ पर बनता है। एक यही बनता है कि माउंटेड पुलिस की ड्यूटी किस पैरा में है, तो 79 में है। और आयुक्त को जब वे अपने मंडल में भ्रमण कर रहे हो तो कितने घुड़सवार अर्दली की आवश्यकता होती है, जो ऑर्डरली बोलते हैं इनको, जो अर्दली होता है ना उनको ऑर्डरली बोलते हैं। तो 2 माउंटेड ऑर्डरली जो है इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक। और वैसे तो स्पेशल अगर कोई जरूरत पड़ती है तो कम्युनिकेशन को लाने ले जाने के लिए जो है कमिश्नर और डीएम, इनकी डिमांड पर हर समय पर जो है माउंटेड ऑर्डरली यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर 79 पैरा जो है वो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में यहाँ पर जो पैरा इम्पोर्टेंट है वो है 81 पैरा यहाँ पर बात करता है जो माउंटेड पुलिस है उसके सब इंस्पेक्टर जो होता है और जो हेड कांस्टेबल होता है उसकी ड्यूटी किस पैरा में दी हुई है, पैरा 81 में दी हुई है। तो यहां से बस इतना ही इसका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है 83 से। 83 में यहां पर जो एसपी है
एसपी के द्वारा जो अश्वारोही दल हो जो होता है, हॉर्स राइडिंग जो फोर्स है, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है एसपी के द्वारा। तो ये यहाँ पर एक मेन मतलब मार्जिनल लाइन का क्वेश्चन बनता है कि अश्वारोही दल का जो इंस्पेक्शन है उसका इंस्पेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, एसपी के द्वारा किया जाता है। ठीक, बाकी यहाँ से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस 79 का ये बना है यहाँ से। अब उसके बाद में यहाँ 84 जो है, 84 से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। यहाँ पे दिया हुआ है जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ऑफ माउंटेड पुलिस, उसके संबंध में यहाँ पर प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो दे रखा है कि घुड़सवार पुलिस जो है, माउंटेड पुलिस की ट्रेनिंग के जो रूल हैं वो 84 नंबर पैरा में दे रखे हैं। पैदल पुलिस जो फुट पुलिस जो होती है, फुट पुलिस से स्थानांतरित यानी ट्रांसफर हुए जो कांस्टेबल समेत सभी जो माउंटेड रंगरूट हैं, जो रिक्रूट्स नए नए जो भर्ती किए जाते हैं, वो पैरा 45 में निहित आदेश के अनुसार, पैरा 45 जो बात करता है कि सब इंस्पेक्टर के द्वारा कांस्टेबल की ड्रिलिंग कराई जाती है, उनको अभ्यास कराया जाता है। ठीक है ना, उसमें निहित आदेश के अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। पैदल पुलिस से ट्रांसफर हुए कांस्टेबल समेत सभी जो माउंटेड पुलिस हैं, रिक्रूट्स हैं, जब नया नया कोई भर्ती होता है तो उसको रिक्रूट्स बोलते हैं, रंगरूट, उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है ना, और वे स्टार्टिंग में 2 वर्ष के लिए प्रोबेशन पर होंगे। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माउंटेड पुलिस जो है ट्रेनिंग के दौरान कितने प्रोबेशन पर, कितने वर्ष तक के लिए, कितने टाइम तक के लिए प्रोबेशन पर होते हैं, तो 2 वर्ष तक के लिए यहाँ पर वो क्या होते हैं, प्रोबेशन पर होते हैं। तो बेसिकली तो इतना ही इसमें काम का है, बाकी तो ये जीके वाला एक मतलब जनरल नॉलेज के लिए आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो इसको। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर ये कह रहा है कि जब वो ट्रांसफर होते हैं, ये जो थी ना कि पैदल पुलिस से वो घुड़सवार पुलिस को जो ट्रांसफर जब हो जाते हैं कांस्टेबल, तो उनको अधिकतम 16 महीने की सेवा जो है उन्हें फुट पुलिस के रूप में की जानी आवश्यक होती है। लेकिन और कम से कम जो अश्वारोही पुलिस है यानी कि जो घुड़सवार पुलिस है, उसमें 8 महीने से कम प्रोबेशन पीरियड में उन्हें नहीं रखा जाएगा। तो कम से कम 8 महीने का उनको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा और 16 महीने का उनको वो काउंट किया जाएगा जो वो पैदल पुलिस से घुड़सवार पुलिस में काउंट हुए हैं और वहां पे उन्होंने जो ट्रेनिंग की है। ठीक है ना, प्रोबेशन में जो रहे हैं उसको। तो 8 या 24 हो गए, 16 और 8 24, तो कम से कम 8 साल का ही रहेगा, 16 महीने वो काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह से 8 साल अश्वारोही का इनका जो माउंटेड पुलिस का ट्रेनिंग हो जाएगा और 16 महीने का उनका जो काउंट किया जाता है फुट पुलिस के रूप में, उनको भी काउंट कर लिया जाएगा। तो 8 महीने कम से कम इसके, 16 महीने उसके, 2 साल का ही प्रोबेशन पीरियड काउंट हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है अब नेक्स्ट वाला चैप्टर। ठीक है ना, यहां से ये कोई काम का नहीं है। अब जो नेक्स्ट है वही चैप्टर काम का है। ये है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 आपका विलेज पुलिस से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि जो विलेज पुलिस है इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो 89 नंबर पैरा से लेकर 96 ए तक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रामीण पुलिस है, विलेज पुलिस है, उससे रिलेटेड प्रावधान हमने पढ़े थे। जो पुलिस एक्ट है उसकी सेक्शन 21 ये ग्रामीण पुलिस के बारे में बात करती है कि ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में बात करती है, उसकी भर्ती से संबंधित कि वो इस एक्ट के अधीन ही उनको भर्ती किया जाएगा। ठीक है ना, और जो अन्य अधिनियम के अधीन अगर कहीं ग्रामीण पुलिस भर्ती किए जाते हैं तो वो धारा 21 उसको प्रभावित नहीं करती है। उसके बाद में हमने पुलिस एक्ट की ही धारा यानी सेक्शन 47 पढ़ी है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि ग्राम चौकीदार जो होता है उस पर डीएम का प्राधिकार यानी ऑथराइज्ड होता है। ठीक है ना, अथॉरिटी होती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उस अथॉरिटी को एसपी को भी दे सकती है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे ग्रामीण पुलिस से रिलेटेड बीएनएसएस जो है, बीएनएसएस की धारा 34 यानी 34 जो कि सीआरपीसी की धारा 40 थी, उससे रिलेटेड यहाँ पे ग्राम पुलिस अधिकारी की जो है वो ड्यूटीज वगैरह दी हुई है कि वो कौन कौन से कार्य वहां पर करेगा। ठीक, अब उसके बाद में यहां पर बात करते हैं
ग्रामीण पुलिस की। तो ग्रामीण पुलिस में पैरा नंबर 89 है, जहां पर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य, यानी ग्राम चौकीदार के कर्तव्य जो किस पैरा में दिए हुए हैं, 89 में दिए हुए हैं। दूसरा, ग्राम चौकीदार जो होता है वो गांव का सेवक होता है, सर्वेंट ऑफ द विलेज होता है वो, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ग्राम चौकीदार गांव का सेवक होता है, किस पैरा में कहा गया है, पैरा नंबर 89 में कहा गया है, ठीक है ना। तो अब इसमें इसका मुख्य जो कार्य है वो है, जो इसके अधीन कार्यभार यानी इसके चार्ज के अधीन जो गांव की चौकी होती है, वहां चौकी पे पहरा देना इसका कार्य होता है। और वह गांव के मुखिया की रिपोर्ट वहां पर ले जाता है, उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता करता है, ठीक है ना। विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां जो है वो भी करता है ये, ठीक। और अपने कार्यों के लिए किसके प्रति, डीएम के प्रति, यहां से फिर प्री का एक क्वेश्चन बनता है कि ग्राम चौकीदार किसके प्रति जो है उत्तरदायी, लाइबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे प्री का ये बनता है, ठीक। अब उसके बाद में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर अब चूंकि ग्रामीण पुलिस से रिलेटेड एक एक लाइन आप सारा पढ़ सकते हो, बाकी प्री का जो है जो बनता है वो 89 में बनेगा। ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बस याद रख लेना है कि ग्राम चौकीदार जो कृषि कार्यों में नहीं लगेगा। ग्राम चौकीदार को कृषि कार्य करने से वर्जित, मतलब कृषि कार्य कर सकता है, ग्राम चौकीदार को खेती करने से वर्जित नहीं किया गया है, ठीक है ना, यानी वो कृषि कार्य भी कर सकता है। बस ये है कि उसे किसी एक गांव में निवास करना चाहिए जिस गांव के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। अब उसके बाद में यहां से 91 है, इसको भी एक लाइन में याद रख लो कि ग्राम चौकीदार को महीने में 2 बार, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यहां से ग्राम चौकीदार को महीने में 2 बार जन्म और मृत्यु यानी बर्थ एंड डेथ की रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए, पर्पज के लिए जो भी निर्धारित डेट है उस पर अपना जो इसका जो पुलिस स्टेशन पड़ता है उसमें उपस्थित अपीयर होना होता है महीने में 2 बार, ठीक है ना। ये चैप्टर 25 में इसको दिया हुआ है, जहां पे जन्म और मरण यानी बर्थ एंड डेथ की रिपोर्ट देना, उनका रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रोविजन किया गया है 322 नंबर से लेके 327 नंबर तक, पैरा तक यहाँ पर चैप्टर 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि उसको पुलिस स्टेशन में हर महीने में दो बार इसको आना होता है, और 2 बार में से एक बार यानी 1 तारीख पर इसको इसका वेतन दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में 92 यहां से 92 जो पैराग्राफ है वो कह रहा है कि इसके पास में कौन कौन से रिकॉर्ड यहां पर रखे दिए जाएंगे। तो ये भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि प्रत्येक ग्राम पुलिस जो है उसको अपराध अभिलेख पुस्तिका, जिसको बोलते हैं क्राइम रिकॉर्ड बुक, वो दी जाती है। एक यहाँ पर इसको अटेंडेंस बोर्ड, अटेंडेंस सीट दी जाती है, लकड़ी का बना हुआ होता है वो दिया जाता है। और तीसरा यहाँ पे उसको बर्थ डेथ वाला रजिस्टर जो है वो प्रिंटेड किया हुआ वहां पर दिया जाता है। और तीनों को उसे चमड़े की पेटी में उनको रखना होता है, रखता है वह। और जब कभी वो स्टेशन पे जाता है तो इनको साथ लेकर वो जाएगा, ठीक। तो यहां से इतना ही इसका काम का है, बाकी आप पूरा इसको पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, बाकी काम का इसका इतना ही है। उसके बाद में यहां से आप देखेंगे, यहां से काम का अब इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये इसके काम दे रखे हैं छोटे मोटे कि ग्राम चौकीदार के द्वारा जन्म, मृत्यु और जो इन्फेक्टेड डिजीज होती हैं उनकी रिपोर्ट करने के नियम जो है वो चैप्टर 25 में दे रखे हैं, ठीक है ना। और ग्राम पंचायत के द्वारा की गई जो अचानक मृत्यु होती है, ग्राम पंचायत के द्वारा अचानक मृत्यु की जांच के मामले में ग्राम चौकीदार के कर्तव्य है वो चैप्टर नंबर 12 में वहां पर दे रखे हैं। सर्वेलांस के संबंध में उसके कर्तव्य दे रखे हैं चैप्टर नंबर 20 में। तो ये यहां से बेसिकली वैसे कुछ नहीं है, जानकारी के लिए है, क्वेश्चन यहां से प्री का जो है यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहां से जो क्वेश्चन यहां से बनेगा वो है पैरा 94।
पैरा 94 से यहां से क्वेश्चन बनता है प्री का कि शिविर की जो चौकसी और पहरेदारी के लिए चौकीदार की आपूर्ति के नियम यहां पर दे रखे हैं पैरा नंबर 94 में। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यहां से बनता है इन दोनों पॉइंट से कि जो चौकीदार होते हैं ग्राम चौकीदार, उनकी संख्या जब वो भ्रमण पर विजिट पर अधिकारियों के शिविर का पहरा देते हैं और रक्षा करने के लिए ग्राम पुलिस की सप्लाई को निम्नलिखित नियम सीमित करते हैं। यानी कितने चौकीदार वहां पर लगाए जाएंगे जब वो अधिकारियों के शिविर का वहां पर पहरा देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, तो चौकीदारों की संख्या 2 से कम नहीं होगी। यानी कम से कम 2 चौकीदार अधिकारियों के शिविर पर पहरा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए लगाए जाएंगे। और बड़े शिविर के लिए संख्या में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन ये भी कितनी हो सकती है, 6 से अधिक नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि ड्यूटी पर कोई भी चौकीदार सप्ताह में 2 दिन से अधिक अथवा एक समय में एक रात्रि से अधिक समय तक सेवा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज है कि हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा वो नहीं रुकेगा और एक समय में एक रात्रि से अधिक नहीं रुकेगा। और 2 चौकीदार से कम नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा भी अगर होंगे तो 6 हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होंगे पहरेदारी करने के लिए। ठीक, तो ये बनता है। उसके बाद में यहां से जो नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन वो बनता है 95 पैरा। 95 पैरा में क्या बनता है कि उसको जो रजिस्टर दिए जाते हैं चौकीदार के द्वारा पुलिस प्रपत्र संख्या, जो पुलिस फॉर्म नंबर है 44, उस पर कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करना और चोरी की गई संपत्ति की सूची बनाना, ये उसका ड्यूटी होती है। तो ग्राम चौकीदार जो होता है उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की लिखित रिपोर्ट करने और चोरी की संपत्ति की सूची के लिए फॉर्म नंबर 44, तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट यही बनता है। फॉर्म नंबर 44 जो किस पैरा से रिलेटेड है, 95 से रिलेटेड है। और फॉर्म नंबर 44 जो है वो किसको दिया जाता है, ग्राम चौकीदार को दिया जाता है और संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करने के लिए उसको दिया जाता है और चोरी की संपत्ति की सूची बनाने के लिए। ठीक, इसमें इतना काम का है यहां से। उसके बाद में यहां से जो फिर इंपोर्टेंट है वो है 96 पैरा। ये ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ से 96 बात करता है ग्राम चौकीदार की नियुक्ति की और उसकी डिसमिसल यानी उसकी सेवा मुक्ति जो है, जिसको बोलते हैं बर्खास्त की। ठीक है ना, डिसमिसल उसका और उसकी अपॉइंटमेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ग्राम चौकीदार की नियुक्ति किस पैरा में दी हुई है, 96 में। ठीक, तो जो ग्राम चौकीदार है उसकी नियुक्ति यहां पर बस इतना ही आपको याद रखना है वैसे तो, कि ग्राम चौकीदार की नियुक्ति जो है वो डीएम के द्वारा यहां पर की जाती है। ठीक है ना, इतना याद रखना है इसमें। और डीएम ही इसको क्या करेगा, डिसमिस करेगा, रिमूव करेगा। ठीक, तो इतना काम का हो गया। उसके बाद में ये यहां से काम का नहीं है। फिर आता है आपका दूसरा वाला पार्ट, यानी जो एक भाग था, एक भाग चैप्टर नंबर 9 तक था। अब दूसरा जो भाग है यहां से जो स्पेशल ड्यूटी के बारे में बात करता है, और ये है आपका चैप्टर नंबर 10 से लेकर 28 यानी 28 तक। ठीक है, तो ये बात करता है। अब जो स्पेशल ड्यूटी है, क्वेश्चन जो प्री के या मेंस के जो सबसे ज्यादा बनते हैं वो इस दूसरे वाले पार्ट से बनते हैं। ठीक है, या फिर यहां से जो बनाएंगे वो फिर कुछ या थोड़े बहुत कहेंगे तो तीसरे वाले पार्ट से, लेकिन सबसे ज्यादा इसी पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर का पार्ट है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो गया, अरेस्ट हो गया, डिटेंड हो गया, बेल हो गया, मेडिकल कराना हो गया, है ना, गिरफ्तारियां वगैरह जो है, तो ये बहुत सारे काम जो है इनके इसी पार्ट में, जो स्पेशल ड्यूटी है इसी पार्ट में दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, चाहे पेट्रोलिंग करना हो, पिकेट्स हो, स्पेशल ऑफेंस के संबंध में उनकी ड्यूटी वगैरह क्या होगी, है ना, जो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने होते हैं वो, तो ये सारे काम जो है वो स्पेशल ड्यूटी के अधीन दूसरे वाले पार्ट में दिए हुए हैं।
अब यहां से बात करते हैं थाने में की गई रिपोर्ट्स, जो कि चैप्टर नंबर 10 है उसके संबंध में। और जो चैप्टर नंबर 10 है ये आपका 97 से लेकर 103 97 से 103 पैरा तक है। ठीक, अब यहीं से शुरू होता है, जैसे कोई भी अपराध होता है तो अपराध होने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, अपराध की रिपोर्ट की जाती है, यानी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, या फिर वो एनसीआर दर्ज कराई जाती है, जो नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध के संबंध में रिपोर्ट होती है, कोई भी अपराध घटित होता है। तो सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है। इसको 97 को आप कोरिलेट करेंगे एक तो 102 नंबर पैरा से, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने यानी दर्ज करने के नियम यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो 102 नंबर पैरा में आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में जो रिपोर्ट दर्ज करने के नियम 102 में दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपको कोरिलेट करना है। फिर उसके बाद में आपको जो कोरिलेट करना है, क्योंकि सेक्शन 154 सीआरपीसी जो थी उसमें एफआईआर के संबंध में नियम थे, प्रेजेंट में आपकी 173 बीएनएसएस, ठीक है, उसमें एफआईआर के संबंध में प्रोविजन है, वहां से आपको कोरिलेट करना है। और 155 जो 102 नंबर पैरा है उसको 155 सीआरपीसी और 174 आपका बीएनएसएस, इससे कोरिलेट करना है। तो यहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं उसको। अब बात करते हैं कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता है, ठीक है, अब बात आती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ये भी है यहाँ पर भाई, एक है संज्ञेय अपराध और एक है असंज्ञेय अपराध। तो जो संज्ञेय अपराध है उसकी जो डेफिनेशन है वो 2G में दी हुई है, ठीक है ना, 2G में दी हुई है संज्ञेय अपराध की डेफिनेशन, जो बीएनएसएस की है, और सीआरपीसी की ये धारा 2C थी जिसमें भी संज्ञेय अपराध की डेफिनेशन दी हुई थी, ठीक है ना, 2C। तो अब बात करते हैं इसके बारे में कि 97 नंबर जो पैरा है वो कहता क्या है। 97 नंबर पैरा संज्ञेय अपराध की एफआईआर करने के संबंध में प्रोविजन करता है। अब जो एफआईआर होती है, अब यहां से कई क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि जो एफआईआर का फॉर्म नंबर होता है वो कौन सा है संज्ञेय अपराध के संबंध में, 341, ठीक है। और यहीं जब हम जो एनसीआर वाला पढ़ेंगे तो वहां पर जो फॉर्म नंबर होगा वो 347 होगा, 347, जो असंज्ञेय अपराध के संबंध में रहेगा, और संज्ञेय अपराध के संबंध में 341 नंबर फॉर्म नंबर होगा। दूसरा, यहाँ पे जो एफआईआर होती है 3 कॉपी में होती है, जबकि जो असंज्ञेय अपराध की होती है 102 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो 2 कॉपी में होती है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली ये यहां से डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा आपको पता रहेगा। तो जब कभी भी संज्ञेय अपराध होता है तो उसकी सूचना किसको दी जाती है, थाने के भारसाधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन जो होता है उसको दी जाती है। और वो संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट चेक रसीद बुक जो होती है, यानी फॉर्म नंबर उसका 341 है, उसमें 3 कॉपी में तुरंत लिखी जाती है। और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके द्वारा जो भी एक्चुअल फैक्ट पता करने के लिए, समय देने के लिए किसी प्रकार विलंब न करके वहां पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है तुरंत रिपोर्ट लिखने के बाद में अन्वेषण संबंधी जो भी कार्रवाई तुरंत उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। अब बात करता है कि यदि ये उसको झूठी प्रतीत होती है, यानी उसे लगता है कि ये गलत है, तो भी रिपोर्ट तुरंत उसको लिखनी चाहिए। और रिपोर्ट अगर मौखिक जो की गई है तो व्यक्ति रिपोर्ट जो करता है उसके वास्तविक शब्दों में ज्यों की त्यों, और उससे यदि कोई प्रश्न किया जाए तो उसके उत्तर समेत लिख लेनी चाहिए, और फिर उसको पढ़ करके उस शिकायतकर्ता को जो रिपोर्ट लिखाने आया है उसको सुना देना चाहिए। और तीनों भागों में से प्रत्येक पर हस्ताक्षर करना चाहिए। 3 कॉपी में लिखी जाती है तो तीनों भागों में से हर कॉपी पर उसके जो है सिग्नेचर करा लेनी चाहिए उसे, मतलब तीनों कॉपी में से प्रत्येक पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
जो बाहर साधक अधिकारी होता है, मतलब नहीं, जो शिकायत करता होता है उससे। और यदि वह लिख नहीं सकता है तो उसका निशान या अंगूठा छाप लेना चाहिए। और यदि रिपोर्ट रिटन में की जाती है तो उसकी कॉपी बना लेनी चाहिए, ठीक है ना। और जब लिखित में की जाती है तो फिर वहां पर उसके अंगूठा निशान वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती है। और हर कंडीशन में जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो तीनों कॉपी में से प्रत्येक पर अपने भी हस्ताक्षर करता है और उस पर थाने की जो मोहर होती है, सील जो होती है, वो लगाता है। अब ये 3 कॉपी में से क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि एफआईआर की जो थर्ड वाली कॉपी है वो तो एक जो डायरी रहती है, पुस्तिका जो रहती है, उसमें रखी रहती है। दूसरी कॉपी उस व्यक्ति को दे दी जाती है, शिकायतकर्ता को, ठीक है ना, जो ओरल रिपोर्ट करता है या फिर लिखित रिपोर्ट करता है। और जो ओरिजिनल कॉपी रहेगी वो ओरिजिनल कॉपी संलग्न करते हुए मूल प्रति जो है वो तुरंत किसको भेज दी जाती है? एसपी द्वारा अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट को। तो तीसरी कॉपी किसको भेज दी जाती है? मजिस्ट्रेट को। तो ये यहां से आपको ध्यान रखना है, ओरिजिनल कॉपी जो भेज दी जाती है, ठीक। अब यहां से बात आती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो एफआईआर को देर करके भेजने का अभ्यास जब तक ना वे स्पेशल और जनरल डायरी से संलग्न करके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर को भेजी जा सकती हो, सीआरपीसी की व्यवस्थाओं के विपरीत है और वर्जित है। ये तो केस लॉ की बात है ये, ठीक है ना। ये यहाँ से कोई वो अलग चीज है, इनको ध्यान, मेन चीज ये हो गई, ठीक है ना। 3 कॉपी अपना लिखनी है और तीनों कॉपी में से कहां जाएगी वो आपको याद रखना है। अब बात आती है कि यहां पर जो एफआईआर है, एफआईआर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर लिखना है आपको। पहला क्या है? पहला ये है कि एफआईआर के संबंध में ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, ये आपको केस यहां पर लिख देना है, जिसमें ये जो है एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है, ये बोला था, ठीक है ना। बाध्यकारी मतलब कंपलसरी है, एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है। और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो फिर जो पुलिस अधिकारी है वो आईपीसी की, क्योंकि ललिता कुमारी वाला केस है, पुराना है, तो आईपीसी की धारा 166A जो कि प्रेजेंट में आपकी बीएनएसएस की 199 है, ठीक है ना, जिसमें लोक सेवक के द्वारा विधि के निर्देश की अवज्ञा जो की जाती है, डिसओबीडियंस किया जाता है, ठीक है ना, लॉ का पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो 199 के अधीन वो जो है उसको दंडित किया जाता है, ठीक। अब उसके बाद में यहां पे अगर बात आती है एफआईआर के एविडेंशियरी वैल्यू की, ठीक है ना, साक्ष्यिक मूल्य की, तो यहां पे आपको केस लिखना है एक दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद, दामोदर प्रसाद एंड चंद्रिका प्रसाद वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, ठीक है ना। इस केस में ये बोला था कि जो एफआईआर है वो मौलिक साक्ष्य, अपने आप में मौलिक साक्ष्य वो नहीं है, यानी सब्सटेंशियरी वैल्यू, सब्सटेंशियरी एविडेंस वो जो है नहीं है। सब्सटेंटिव यानी वो फंडामेंटल बोल सकते हो, या सब्सटेंटिव एविडेंस जो है उसका पार्ट नहीं है, किंतु ये क्या कर सकता है, अपराध संबंधी जो घटना है उसके बारे में इसके महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि जब एफआईआर जब लिखाई जाती है तो यहाँ पर क्या है कि जो शिकायतकर्ता होता है उसकी बातों की कोरोबोरेट करने के लिए, संपुष्टि करने के लिए, कोरोबोरेट करने के लिए, है ना, या उसकी बातों का रिब्यूट यानी खंडन करने के लिए या संपुष्टि करने के लिए एफआईआर का एविडेंशियरी वैल्यू यहां पर होता है, ठीक है। तो इतना यहां पे ये काम का है। अब उसके बाद में यहां पे आपको फिर नेक्स्ट पैरा है
नेक्स्ट पैरा हमको पढ़ना है। नेक्स्ट पैरा जो यहाँ पे काम का है वो है 99। जो 99 पैरा है वो बात करता है जीडी की, ठीक है ना, यानी जनरल डायरी, सामान्य डायरी। तो रिपोर्ट का सार, जो एफआईआर जब दर्ज कर दी, एफआईआर जो आती है तो उस रिपोर्ट का सार निकाल करके वो जीडी में लिख दिया जाता है पैरा 99 के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही एफआईआर पुस्तिका में लिखी जा रही हो तो उस रिपोर्ट का सार, है ना, सब्सटेंस जो उसका निकाल करके जीडी में संक्षेप में, ब्रीफ में लिख लिया जाता है। और जो भी एंट्रीज हैं एफआईआर और जीडी में तुरंत की जानी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना ये काम का है बस। अब इसमें ये 3 चीज कह रहा है कि ग्राम अपराध नोटबुक जो होती है, यानी विलेज क्राइम नोटबुक, ठीक, और अपराध पंजिका यानी जो अपराध रजिस्टर होता है, क्राइम रजिस्टर, और तीसरा जो प्रॉपर्टी संपत्ति का रजिस्टर जो होता है जिसमें प्रॉपर्टी संपत्ति की लिस्ट बनाई जाती है, वो 24 घंटे के अंदर लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना, उसमें रजिस्टर में। तो अब बात आती है कि जो जीडी में लिखा जाता है, तो यहाँ पर जीडी वर्ड प्रयोग हुआ है। अब जीडी के संबंध में जो प्रोविजन है वे सारे प्रोविजन आपको एक साथ वहां पर लिख लेने हैं, क्योंकि जीडी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब जीडी से रिलेटेड आपको क्या क्या प्रोविजन आपको याद रखने हैं। जनरल डायरी, तो जनरल डायरी से रिलेटेड आपको प्रोविजन याद रखने हैं। एक तो धारा 44 पुलिस एक्ट की, ठीक है ना, धारा 44 पुलिस एक्ट की आपको याद रखनी है। जो धारा 44 है पुलिस एक्ट की, उसमें जीडी के बारे में प्रावधान किया गया है कि जो पुलिस अधिकारी होता है वो सामान्य डायरी रखते हैं और उस डायरी में जो अपराध के अन्वेषण से या जो एफआईआर दर्ज होती है उनसे संबंधित उसमें जो भी कंप्लेंट शिकायत करता होता है उसकी जानकारी होती है, जो भी अपराध किया जाता है उसकी जानकारी उसमें लिखनी होती है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी संबंध में जो जानकारी वो भी जीडी में लिखी जाती है। दूसरा, उसके बाद में यहां से आपको याद रखना है जीडी का जो प्रारूप संख्या है, सामान्य डायरी का जो प्रारूप संख्या है यानी फॉर्म नंबर 217, वो आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद में यहां से जो पैरा याद रखने हैं जीडी से रिलेटेड वे हैं 291, 291, 292, 294, ठीक है, 295 और फिर 297, 298 और 299। अब जीडी के संबंध में अगर क्वेश्चन आता है मेंस का तो आपको ये सारे पैरा, और एक पैरा अभी हमने पढ़ा है पैरा 99, ठीक। तो इतने सारे पैरा आपको जो है यहाँ पे बताने हैं। उसके बाद में अगर जीडी के महत्व के बारे में बात आता है या उसके साक्षिक मूल्य के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे थोड़ा सा आपको महत्व भी बता देना है। तो बीएनएसएस की सेक्शन 192 बीएनएसएस और 172 थी आपकी सीआरपीसी। इस सेक्शन का भी यहाँ पे आपको जो है लिखना है, देना है कि 192 सेक्शन का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 यहाँ पर उस जीडी का उपयोग जो है दिया हुआ है कि जीडी का उपयोग जो कोर्ट किस लिए कर सकता है, ठीक है, साक्ष्य के रूप में नहीं कर सकता है लेकिन अपना स्वयं अपनी सहायता के लिए अपना प्रयोग कर सकता है। ना अभिकर्ता जो एजेंट होते हैं, ना ही वकील जो होता है ना, वो एविडेंस जो जीडी है उसका उपयोग जो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उसको बाद में जो है पढ़ लिया जाएगा। अभी फिलहाल में मतलब आपको इतने पैरा को एक साथ कोरिलेट करके रखना है, ठीक। तो अब बात आती है यहां पर पैरा 99 की। तो पैरा 99 ये यहां पर जीडी जो है इसमें रिपोर्ट का सार लिख दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया, ठीक। अब बात आती है पैरा जो नेक्स्ट है, यहां से इतना ही काम का है। अब पैरा 101 यहां पे काम आएगा। पैरा 101 से क्या क्वेश्चन बनता है, स्पेशल रिपोर्ट के संबंध में बात करता है पैरा 101,
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो ये बनेगा कि स्पेशल रिपोर्ट के संबंध में जो सूचनाएं हैं वो किस पैरा में दी हुई है। ठीक है, तो यहां से आपको ये पैरा याद रखना है, पैरा 101 में। अब जो स्पेशल ऑफेंस होते हैं, जब कभी निम्नलिखित प्रकार के अपराध घटित होने की रिपोर्ट की जाती है, तो यहाँ पे ये अपराध की जो है दिए हुए हैं, जैसे डकैती होता है, डिकॉटी होता है, रॉबरी हो गया, लूट हो गया, ठीक है ना। तुच्छ मामलों की सिवाय जैसे कान की बाली छीन लेना, अब तो ये अलग हो गया, चेन स्नैचिंग टाइप से जो है वो अलग हो गया। पुलिस के द्वारा टॉर्चर करना हो गया, पुलिस कस्टडी से निकल के भाग जाना, है ना, जो काउंटरफीट करना होता है या करेंसी नोट जो बनाना होता है, उसके बाद में काउंटरफीट कॉइन जो बनाना होता है, या सार्वजनिक धन का गंभीरता से उसको जो है हड़प लेना, ठीक है ना, हत्या, बलवा, ठीक, सेंध लगाना, चोरी, इस तरह के जो अपराध हैं जिनसे शांति भंग हो जाती है या विशेष सार्वजनिक महत्व के अन्य कोई मामले हैं, तो इनमें अपराध की स्पेशल रिपोर्ट दी जाती है। तो रिपोर्ट की प्रतियां यानी कॉपी जो तुरंत क्या की जाती है, लाल लिफाफे में। तो स्पेशल रिपोर्ट की जो कॉपी होती है वो तुरंत लाल लिफाफे में एसपी को, डीएम को, एसडीएम को और जो सर्किल इंस्पेक्टर जो होता है उसको डाक द्वारा अथवा हाथों के द्वारा, जो भी जल्दी से सूचना भेजने का इनमें से तरीका हो, भेज दी जाती है एसपी, डीएम, एसडीएम और सर्किल इंस्पेक्टर को। और अगर टेलीफोन वगैरह हो या टेलीग्राम वगैरह हो, टेलीग्राम तो अब खत्म हो गया, तो जो भी टेलीफोन के द्वारा अगर ज्यादा आसान है तो उस तरीका से भी उसको भेज दी जाती है। ठीक है ना। अब ये कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें और जो बढ़ गए हैं, यहाँ पे अलग अलग अपराध हैं जो प्रेजेंट जो समय के अनुसार जो है वो लगता है कि इन अपराधों में भी स्पेशल रिपोर्ट होनी चाहिए। तो स्पेशल रिपोर्ट में क्या होता है कि अपराध की एफआईआर बाद में दर्ज हो जाती है, पहले तुरंत सूचना दे दी जाती है सीनियर्स को यानी एसपी वगैरह, डीएम वगैरह को, और वो तुरंत ही उस पर अन्वेषण के संबंध में तुरंत जो है परमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो उसके बाद में यहां पर जैसे ये है स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है। इस केस में भी ये जजमेंट आया कि स्पेशल रिपोर्ट को विलंब से भेजे जाने पर, अगर क्योंकि स्पेशल रिपोर्ट गंभीर अपराध से संबंधित है और उसको तुरंत भेजना जितना जल्दी हो सकता है, जैसे ना बाई हैंड भी भेजना है, टेलीफोन से बताना है ना, या डाक से भेजना है, तो अगर विलंब हो जाता है और विलंब से भेजते हो तब मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके प्राप्त करने के समय से प्रथम सूचना जो रिपोर्ट है उसके लिए जाने के समय की धारणा की जा सकती है कि एफआईआर जो है अगर वो स्पेशल रिपोर्ट देर से भेजी है तो फिर वहां पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। और स्पेशल रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजे जाने का उद्देश्य क्या है, जो एसपी, डीएम, एसडीएम, सर्किल इंस्पेक्टर को भेजते हैं तो उसका पर्पज क्या है कि संज्ञेय अपराधों के घटित होने की सूचना तुरंत तत्काल इस आशय से देना है कि वे शीघ्र घटना से सूचित होकर घटना स्थल का निरीक्षण करें, इंस्पेक्शन करने चले जाएं, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, विवेचक बोलते हैं उसको, विवेचना अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन में, विवेचना मतलब अन्वेषण में आवश्यक दिशा निर्देश वो दे सकें। ठीक है। और ऐसे ही और जो क्राइम है, स्पेशल क्राइम, जैसे विशेष महानिदेशक पुलिस के द्वारा जिनको कहा गया कि जो हथियारों से संबंधित जो अपराध होते हैं, शस्त्र संबंधी, चाहे वो 30 बोर का हो या कितने की इनकी पिस्टल हो, 38 बोर रिवॉल्वर वगैरह, AK-47 कार्बाइन, इन सब से रिलेटेड जो अपराध हैं इनमें भी स्पेशल रिपोर्ट भेजी जाएगी। और प्रेजेंट टाइम के अनुसार जैसे रेप के मामले हैं उनमें भी स्पेशल रिपोर्ट भेजी जाएगी। और नारकोटिक यानी जो एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट के तहत भी जो अपराध हैं इनसे संबंधित, उनमें भी जो रिपोर्ट भेजी जाएगी लखनऊ को। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है उसको भेजी जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये बात करता है स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। अब यहां पर जो नेक्स्ट है स्पेशल रिपोर्ट के बारे में
अब जो नेक्स्ट है वो है 102 नंबर पैरा। 102 नंबर पैरा जो असंज्ञेय अपराध, जो हमने अभी पढ़ा था 97 के साथ में, कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनकी सूचना अंकित करने के, दर्ज करने के नियम जो है वो पैरा 102 में दिए हुए हैं। और जो असंज्ञेय अपराध है वह हमने सीआरपीसी की धारा 2L पढ़ी थी उसमें है, और प्रेजेंट में जो बीएनएसएस है उसमें 2O में है। ठीक है, असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है। संज्ञेय वो हो गया जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है बीएनएसएस के अधीन, और जो असंज्ञेय हो गया उसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आ जाती है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट की चेक बुक में रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग उसको दर्ज कर लिया जाता है। मेन ये कहानी घुमा के कहने का मतलब है कि असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज होने पर, सूचना मिलने पर उसको चेक बुक में रिपोर्ट जो है वो दर्ज कर ली जाती है। और इसका जो फॉर्म नंबर है वो कौन सा है असंज्ञेय अपराध का, 347। सूचना जो देता है, सूचना देने वाले से ये अपेक्षा की जाती है कि दोनों कॉपी, तो दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि असंज्ञेय अपराध के लिए जो कितनी प्रति जो तैयार की जाती है, तो 2 कॉपी, और 2 कॉपी में प्रत्येक में वो अपना सिग्नेचर करेगा सूचना देने वाला, और अपना या फिर अपना अंगूठा निशान लगाएगा अगर वो जो है सिग्नेचर नहीं कर सकता है। जो सेकंड कॉपी होती है इसमें वो सूचनाकर्ता को दे दी जाती है, और जो मूल होती है वो चेक बुक में ही वहां पर रखी रहती है। रिपोर्ट का सारांश जीडी में दर्ज कर लिया जाता है। तो जीडी की बात जो है वो 102 नंबर पैरा में भी है। ठीक है, तो आप जब भी 99 पैरा वहां पे लिखेंगे तो वहां पर ये भी लिखेंगे कि पैरा 102 के अनुसार असंज्ञेय अपराध की सूचना जो है वो सूचना का सार मतलब जो है वो जीडी में दर्ज कर लिया जाता है। और यदि रिपोर्ट लिखित में होती है तो इसमें के जो डायरी है उसमें साथ में संलग्न करना है। सूचना देने वाले को या जो मुखबिर होता है उसको मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए भी निर्देश देता है, जैसा सीआरपीसी की धारा 155 और प्रेजेंट में आपका जो है वो 174 बीएनएसएस में दिया हुआ है। ठीक, तो ये यहाँ पर बेसिकली जो है प्रोविजन थे। और उसके बाद में पैरा जो 103 है, यहाँ पर जो ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाने का, उसकी ड्यूटी दी हुई है लाइबिलिटी कि वो जो भी वहां पर एफआईआर या एनसीआर जो संज्ञेय और असंज्ञेय जो हमने अभी देखी हैं उनके संबंध में क्या करेगा वहां पर। तो ऑफिसर इंचार्ज पर जो आरोपित दायित्व अपराध की समस्त रिपोर्ट को वो शुद्ध तरीका से अभिलिखित यानी रिकॉर्ड करने के लिए लागू किया जाएगा 154 और 155 एक के द्वारा। तो 154 155 का मतलब 173 174 बीएनएसएस। अब चाहे अपराध संज्ञेय हो यानी कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, ठीक है ना, और ये जो रिपोर्ट लिखी जाएंगी उन पर अपने वो हस्ताक्षर करेगा, ये लायबिलिटी उसकी दे रखी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है उनके संबंध में ये जानकारी है। अब कोई रिपोर्ट अगर यहाँ पे कोई गलत रिपोर्ट देता है, ठीक है, तो कोई अगर गलत रिपोर्ट देता है तो आप बीएनएस की सेक्शन 212 के अधीन मिथ्या इत्तला देना यानी फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए उसको 212 बीएनएस में दंडित किया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहां पर ये कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर। अब चैप्टर नंबर जो आएगा वो चैप्टर नंबर 11 आएगा। ठीक है ना, अब 11 से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, तो वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।